Hello, this is GeoHawks Academy, and today we are studying our chapter third, minerals and power resources, जिसमें से mineral resources के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम बात कर रहे हैं अपने power resource के बारे में। So power resource की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो डे टू डे लाइफ है उसमें हम लगातार पावर का यूज करते हैं इन डिफरेंट फॉर्म। जैसे कि अगर हम खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने के लिए हम पावर का यूज करते हैं अगर हम जैसे कि हम अपना गैस यूज कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम जूस बनाने के लिए यूज करते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। इसके लिए अपने व्हीकल को चलाने के लिए हम पेट्रोल का यूज कर रहे हैं। तो ये जितनी भी चीजें मैंने बोली जिससे कि क्या है आपकी कोई भी जो चीज है वो क्या हो रही है, एक एक्टिविटी फॉर्म में चल रही है, दैट इज नोन एज योर पावर रिसोर्स। सो a particular form or source of energy is called power. Okay, किसी भी तरह का जो एक एनर्जी जिसमें कि किसी भी फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, दैट इज नोन एज योर पावर। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज नेचुरल फोर्सेस सच एज लाइट, सनलाइट, विंड, वाटर, स्ट्रीम, जो कि हम नेचुरली अगर जो मिल रहे हैं, दैट इज योर सनलाइट, विंड, वाटर, स्ट्रीम, जो कि हमारे एक तरह से पावर रिसोर्सेज के काम करते हैं। सनलाइट हमें क्या नाम है, लाइट प्रोवाइड करा रहा है। इसके अलावा भी एक सोलर एनर्जी के फॉर्म में हम इसको कई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हैं। ऐसे ही विंड है, वाटर है, जिसके हम आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस टू अ नेशंस इकोनॉमी। पावर रिसोर्स का सबसे बड़ा जो काम है वो क्या कर रहा है, नेशन की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करा रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, जैसे आपको पता है कि किसी भी फैक्ट्री में इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए मशीन्स की जरूरत पड़ती है, और मशीन्स को चलाने के लिए हमें पावर की जरूरत है, और वो पावर हमें इन्हीं सोर्सेज के थ्रू मिलता है। तो यू कैन से कि हेल्प्स इन ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। ओके, ये तीनों जो सेक्टर्स हैं हमारे किसी भी इकोनॉमी को बिल्डअप करने के लिए, ये तीनों में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ओके, सो और हम इसको आते हैं टाइप्स ऑफ पावर रिसोर्सेज। हम देखते हैं कि पावर के कितने कितने टाइप्स हैं। तो हमारे बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पावर रिसोर्सेज हमारे सामने आते हैं। फर्स्ट इज योर कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल पावर रिसोर्सेज, एंड नेक्स्ट इज योर नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल पावर रिसोर्सेज। सो कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, द रिसोर्सेज दैट हैव बीन इन कॉमन यूज, ओके, इन कॉमन यूज for a long time, मतलब बहुत लंबे समय से इनका यूज किया जा रहा है। सो इसको बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके, इसके अलावा साथ में इसको बोला जाए नॉन रिन्यूएबल पावर। नॉन रिन्यूएबल पावर का मतलब क्या है, जिन्हें कि अगेन हम बताते हैं कि इसको कि हम रिन्यू नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज योर नॉन रिन्यूएबल पावर। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया कोल, जिसे कि एक बार बनने के बाद दोबारा हम इसे यूज बना नहीं सकते। और इसका यूज कैसे कर सकते हैं हम, आपने देखा होगा, आपको आयरन करने के लिए, आपने कई एरिया में देखा होगा कि आयरन करने के लिए कपड़ों को हम कोल का यूज करते हैं। इसके अलावा इंजन जो हमारे, ये कह सकते हो कि फर्स्ट जो ट्रेन चली वो कोल बेस्ड इंजन, कोल बेस्ड थी। ओके, तो ये कह सकते हो कि इस तरह से हम कोल का यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, पावर रिसोर्सेज, वो भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब आते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। सो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स वो रिसोर्सेज हैं जो कि डायरेक्टली हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, दैट इज आवर नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, means those that comes from the direct natural resource, एंड जो एनर्जी है ये क्या करती है, डू नॉट कम फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। अभी देखिए, अब इसमें बात आ रही है जो कन्वेंशनल सोर्सेज की बात हुई, इसमें जो मैंने आपके बताया कोल, पेट्रोलियम, ओके, उसके अलावा आपके फॉडर्स जो हो गए, जैसे कि आपके फायरवुड्स हो गए, तो ये सब चीजें जो आपकी मिलती है बेसिकली वो आपको मिलती है फॉसिल्स से। ओके, फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स आपके होते हैं वो रिमेन्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, और वो कहाँ पर एक आपके जमीन के अंदर क्या है, आपके रॉक्स के अंदर दफन हो रखे हैं बहुत लंबे सालों से। ओके, मतलब इसको आप अगर डिफाइन करना चाहें तो फॉसिल फ्यूल्स आर द रिमेन्स ऑफ द प्लांट and plants or animals that have been buried and preserved for a long time
for a long period in the rock ऑफ अर्थ सरफेस। ओके, आपकी जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ सरफेस है, उसके अंदर बहुत सालों से जो दफन है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स, उसके रूप में क्या होते हैं, ये फॉसिल्स के फॉर्म में हमें प्रोवाइड होते हैं। फिर उसके बाद हम इसको अपने अकॉर्डिंग यूज करने के लिए इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि हमने माइनिंग के टाइम पर इसको पढ़ा था। अब आते हैं नेचुरल रिसोर्स की जो बात कर रहे हैं, मैंने बताया नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स जो कि वो नेचुरल रिसोर्स है, एंड साथ ही में रिन्यूएबल पावर रिसोर्सेज है। क्योंकि नेचुरल रिसोर्स हम एक ही बात करें, जैसे कि लाइक हमारा सन हो गया, वाटर हो गया, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि दैट इज योर रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसको कि हमें रिन्यू नहीं करना पड़ता, ये अपने ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाते हैं। दैट इज नोन एज योर नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स एनर्जी। ओके, नाउ अब आते हैं हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की हम टाइप्स के बारे में जो बात कर रहे थे। अब इसको हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे कि इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल्स, फर्स्ट इज योर फायरवुड, सेकेंड इज योर कोल, third petroleum, fourth natural gas, and fifth is hydel power. These are all the conventional or non-renewable power resources. And next is your non-conventional or renewable power resources में आ गए आपके solar energy in the form of sun, and wind energy again in the form of wind, टाइडल एनर्जी टाइड्स, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियस के आपके जो यूरेनियम है न्यूक्लियस के फॉर्म में ये मिलते हैं आपको, जियोथर्मल एनर्जी जो कि आपकी अर्थ में जो एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, इसके साथ आपका बायोगैस गैस। ओके, ये आपकी हो गई नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल पावर रिसोर्सेज। ओके, नाउ अब इसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज योर फायरवुड, जो कि आपका कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज है। सो कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज, फायरवुड का सिंपल मतलब है वो चीज जो कि हमें किससे मिल रही है, फॉरेस्ट से मिल रही है। फॉरेस्ट से आपके जो फार्म हाउस होते हैं, जिसमें कि आप छोटे छोटे ट्विग्स होते हैं, आपके जो प्लांट्स होते हैं, उसकी जो सूखी टहनियां होती है, वो हमारे यूज होते हैं फायरवुड के लिए। मतलब क्या है, जब आप घर में कुकिंग करते हैं, मतलब क्या है कि आपके जो ये बेसिकली जो फायरवुड का यूज है वो ज्यादातर कहाँ होता है, आपको विलेजेस में देखने को मिलेगा। विलेज में किस फॉर्म में कि वो क्या करते हैं, आपको खाना बनाने के लिए हमें फायरवुड का यूज करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि घर को गर्म रखने के लिए भी हम देखते हैं कि आप जो लकड़ियां जलाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो हीट प्रोवाइड करता है इन विंटर सीजन में। ओके, तो आपका फायरवुड इन दो फॉर्म में यूज होता है। अगर हम देखें इंडिया में इसका जो यूज है, ये कह सकते हो कि इंडिया का जो रूरल एरिया है, मतलब जो इंडिया का ग्रामीण एरिया है, उसमें 50% से भी ज्यादा जो विलेजर्स है या लोग हैं, उसका या कह सकते हो कि एनर्जी का जो एनर्जी जो है आपके रूरल एरिया में 50% से भी ज्यादा जो है आपकी यूज हो रही है फायरवुड के थ्रू। ओके, फायरवुड के थ्रू 50% से ज्यादा एनर्जी हम यूज कर रहे हैं रूरल इंडिया में। ओके, अगर हम देखें अब अगर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो एडवांटेज इसका सबसे बड़ा ये है कि इजीली एक्सेसिबल टू ऑल ग्रुप्स ऑफ द पीपल। ये क्या है कि आपके जितने भी लोग हैं, मतलब क्या है कि बहुत इजीली आपके आसपास सराउंडिंग से मिल जाता है, तो जिसके लिए इसको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आपके जो लोकल जो भी लोग हैं उसे इजिली यूज कर सकते हैं, एक्सेसिबल है। उसके लिए इट इज चीप मोड ऑफ डोमेस्टिक फ्यूल, ऑब्वियसली, क्योंकि आपको क्या आपका खुद का फार्म हाउस हो सकता है, या फिर ये कह सकते हो कि एक फॉरेस्ट एरिया जिसमें कि जाकर कोई मतलब जो लोकल पीपल है वहां से अपना क्या कर सकते हैं, वो सूखी लकड़ियां बटोर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये बहुत ही सस्ता वे है पावर रिसोर्स जो है आपका। इसके उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज है इसका एक्सेसिव यूज की वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। मतलब क्या होता है कि कई बार पेड़ों को काट दिया जाता है ताकि वो लकड़ियां उसकी सुखाई जा सके, और हमारी जो नीड है, मतलब जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ जिस स्पीड से बढ़ रहा है उस स्पीड से उसको काट के उसको सुखा दिया जाए उसके बाद, ताकि हम उसको फायरवुड के फॉर्म में यूज कर सके। और इसके अलावा बर्निंग रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमोट ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब क्या होता है कि हम जब इन लकड़ियों को जलाते हैं अपने चूल्हे पे या फिर किसी भी वे में हम इसको अगर बर्न करते हैं, तो क्या होता है इसके थ्रू कुछ गैसेस निकलती हैं जो कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। वो क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कहना प्रमोट करता है। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है आपका बेसिकली क्या है कि किसी भी एरिया को गर्म करता है। ओके, जिससे कि आप ये कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही है। नेक्स्ट इज कलेक्शन, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि आप क्योंकि फॉरेस्ट में जाकर आप सूखी लकड़ियां ढूंढते हैं, या फिर मान लीजिए कि अगर आप पेड़ को कट करते हैं, उसको आप सूखने तक का वेट करते हैं, तो सिंपली कह सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग होता है इसके कलेक्शन। सो दैट इज योर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ firewood.
Now come to your second important conventional energy. So first आज की आ जाती है कोल. तो कोल का सबसे बड़ी बात ये है कि ये बेसिकली बनते कैसे हैं, दैट इज remains of the decayed plants, trees or grasses. ओके ये डिकेड प्लांट्स और ट्रीज और ग्रासेस होते हैं जो कि जमीन के अंदर जो है दफन हो जाते हैं किसी समय में, किसी वजह से ये अंदर दब गए, और उसको दबने के बाद क्या हुआ कि अंदर की जो हीट और प्रेशर है, जो गर्मी है, उसकी वजह से क्या होता है ये लंबे समय तक अपने एक प्रोसेस में लगे रहते हैं और उसके बाद एक कोल फॉर्म में हमारे सामने आते हैं, जिसको टोटल पूरा बनने में इसको लगता है मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है. इसी वजह से हम इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर डालते हैं, क्योंकि इसको बनने में जितना समय लगता है उतना इजीली हम इसको क्या नाम है मतलब जितना टाइम बनने में लग रहा है उससे ज्यादा इजीली हम इसको खर्च कर देते हैं या इतनी आसानी से खत्म हो जाता है ये. तो इसके अलावा अगर इसकी दूसरी खासियत ये देखें कि ये मिलता कहाँ पर है, ये बेसिकली आपको सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे ये. ओके सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर हमें मिलेगा. और इसके अलावा अगर हम देखें कि इसकी सबसे बड़ी खासियत ये, क्योंकि आपका इसकी सबसे ये है कि ये आपको हर जगह इजीली मिल जाएगा, मतलब बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि थोड़ा सस्ता पड़ता है. तो इस पर्पज से हम ये कह सकते हैं कि इसको हमने एक नाम दिया, दैट इज नोन एज योर बरीड सनशाइन. इसको हम बरीड सनशाइन के नाम से भी जानते हैं कोल का. ये कह सकते हो ये के सेकेंड नेम जो है आपका या फेमस नेम जो है उसका, दैट इज योर बरीड सनशाइन. Okay. Yes. Now कम टू एडवांटेजेस. एडवांटेजेस मैंने आपको पहले बताया एक्सटेंसिवली अवेलेबल, मतलब क्या है कि आपको इजीली कई मतलब आपको बहुत एरिया में आसानी से आपको जो कोल है वो मिल जाता है बहुत सस्ते रेट पे. और इसके अलावा एफिशिएंटली कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाना बहुत ही आसान होता है. तो आपका कोल का सबसे ज्यादा एडवांटेज ये दो है. इसके अलावा डिसएडवांटेज की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट ईजी. अब ट्रांसपोर्टेशन इसलिए इजी नहीं है क्योंकि थोड़ा सा ये बल्की हो जाता है, मतलब बल्की हो जाता है कि इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. उसके अलावा पॉल्यूटिंग सोर्स, इसमें अगेन मैंने बताया जैसे कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड जो निकलता है, कोल से भी सेम प्रॉब्लम आती है कि इसमें आपका जो पोल्यूशन है वो बहुत ही स्पीड में बढ़ता है, इसमें बहुत सारा धुआं ज्यादा निकलता है. ओके नाउ अब अगर देखते हैं कोल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पर है, तो वर्ल्ड में अगर देखें तो हमारा कोल जो है वो है फ्रांस में, चाइना में, साउथ अफ्रीका, जर्मनी एंड रशिया. तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोल जो है अच्छी मात्रा में हमारे इन सब एरिया मिल रहा है. उसके अलावा इंडिया में देखें तो इंडिया में इसका बहुत सारे डिपॉजिट आपको देखने को मिलेंगे, धनबाद, बोकारो, झरिया, रानीगंज. बेसिकली ये आपका जो सारे एरिया है वो छोटा नागपुर प्लेटो के आसपास है. ओके छोटा नागपुर प्लेटो ही आपका जो मेन है कोल और आयरन का एक एरिया जहां पर आराम से आपको ये सब चीजें ये देखिए जो रिसोर्सेज है वो इजिली अवेलेबल है. ओके नाउ नेक्स्ट इज योर पेट्रोलियम. सो पेट्रोलियम की अगर बात करते हैं तो पेट्रोलियम जो वर्ड है वो आता है आपका लेटिन वर्ड से. लेटिन वर्ड का दो वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट इज योर पेट्रा एंड नेक्स्ट इज योर ओलियम. तो पेट्रा का मतलब होता है आपका रॉक और ओलियम का मतलब होता है आपका ऑयल. तो मीन्स रॉक ऑयल मतलब सिंपली ये देखने से मतलब इसके नेम से ही समझ आ रहा है कि वो ऑयल जो कि आपके रॉक्स में दबी हुई है. ओके तो इसके साथ ही अगर जो दबी हुई है मैंने वर्ड यूज किया, इससे आप ये कह सकते हो कि ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आपको मिलेंगी. कोल की तरह ही ये भी आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलती हैं. उसके अलावा इनका भी जो फॉर्मेशन है वो ऑर्गेनिक, जैसे कि कोल का फॉर्मेशन है वैसे ही पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है. बस डिफरेंस ये होता है कि उसमें आपका जो प्लांट्स, ट्रीज और क्या नाम है आपके लीव्स आते हैं, बट आपके जो पेट्रोलियम है उसमें आपका आता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है. मीन्स जिसमें जीव जंतु आपके जब दफन होते हैं, जैसे लाइक आपके जैसे कि आपके कोई एनिमल्स हो गए या फिर आपके फिशेस वगैरह होते हैं, तो अगर ऑर्गेनिक मटेरियल्स जब जमीन के अंदर दब जाते हैं तो उसकी वजह से आपके पेट्रोलियम बनते हैं. ओके उसके बाद अगर हम देखें कि बेसिकली ये मिलते कहाँ पर है, इसका जो मेन रीजन आप देखेंगे, ये देखेंगे आप यंग फोल्ड माउंटेन के पास. अगर मार्जिन देखें, मार्जिन ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन, जैसे कि आप अगर देखें रॉकी माउंटेन की बात करें या फिर अपने इंडिया में
हिमालय की बात करें तो इसके आसपास आपको आराम से पेट्रोलियम के जो पार्टिकल्स है वो आराम से इजीली मिल जाएंगे आपको। ओके और उसके अलावा कोस्टल एरियाज में भी आपको पेट्रोलियम आसानी से मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है उसके आसपास आपको मरीन डिपोजिशन आपको मिलेगा, तो कोस्टल एरियाज के पास भी आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा आपका तो ऑफशोर रीजन जो होते हैं, ऑफशोर रीजन जो अगेन आपके नदी सॉरी आपके जो लैंड पार्क होता है उसके कॉर्नर पे जो छोटे मोटे जगह बची होती है उस एरिया में आपको ये मिल जाएंगे। क्योंकि कोस्टल एरिया के पास पे ही आपको ऑफशोर रीजन्स देखने को मिलेंगे। सो ये सब चीजें आपको तो पेट्रोलियम जो है बेसिकली इन एरिया में आपको देखने को मिलेगा। और साथ में इनको जैसे इनको लिया कैसे जाता है, इसको निकालने का मेथड है ड्रिलिंग। ओके ड्रिलिंग के थ्रू क्या किया जाता है, इसको आप ड्रिलिंग के थ्रू क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल बाहर निकालते हैं और फिर अगेन वो ऑयल रिफाइनरीज में दिया जाता है और उसके बाद अपना एक क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, कच्चा तेल जो है उसे बनाया जाता है। तो इसके प्रोसेसिंग के टाइम पर क्या होता है कि बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बाहर आते हैं, जैसे कि हमारा प्लास्टिक हो गए, प्लास्टिक्स जो है वो बाहर आता है। इसके अलावा लुब्रिकेंट्स बाहर आते हैं, वैक्स, वेसलीन, ये जितने भी ग्रीसी मटेरियल्स हैं ये कह सकते हो कि आपको इजीली यहाँ से आपके जो पेट्रोलियम के जब प्रोसेस होता रहता है क्रूड ऑयल में चेंज करने का, तो उसके बीच में ये सारी चीजें निकलती हैं जिसको कि हम अलग अलग जगह पर यूज करते हैं। डीजल, पेट्रोल, ओके ये सारी चीजें जो कि आप इसके प्रोसेसिंग के टाइम पे निकलता है। और इनके साथ साथ जो इनका रॉ मटेरियल निकलता है वो आपके जैसे कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में यूज हो जाता है, ड्रग यूनिट्स में यूज हो जाता है, सिंथेटिक फाइबर यूनिट्स में यूज हो जाता है। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ये कह सकते हो कि आप इतना जो इसका यूज है इसी के बेसिस पर पेट्रोलियम का एक नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज योर ब्लैक गोल्ड। ओके आपका जो पेट्रोलियम है उसे दूसरा नेम या कह सकते हैं निक नेम जो है पेट्रोलियम का वो ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो पेट्रोलियम का बेसिकली आपको मिलेगा अल्जीरिया में, वेनेजुएला, यूएसए, ईरान, रशिया, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतार। ये कह सकते हैं ईस्टर्न एशिया जो है आपका ये हब है आपके पेट्रोलियम का। और इसके अलावा भी अगर आप देख सकते हैं तो अल्जीरिया, यूएसए, ईरान में भी आपको इसके कुछ पेट्रोलियम के आपके रिजर्व देखने को मिलेंगे। इसके इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में डिगबोई इन आसाम, बॉम्बे हाई, डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, जैसे कि डिगबोई इन आसाम जो है आपका ये कह सकते हैं कि फोल्ड मार्जिन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स है। इसके बॉम्बे हाई, डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी दैट इज योर कोस्टल एरियाज एंड ऑफशोर रीजन जो कि इसमें मिल रहा है। ओके नेक्स्ट इज योर नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस जो है आप कह सकते हो कि दैट इज योर इको फ्रेंडली। ओके और नेचुरल गैस का जो निकालने का जो तरीका है वो सेम पेट्रोलियम की तरह है। और साथ में ये कह सकते हो कि ये जो है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलता है। और साथ ही जो ये आपका नेचुरल गैस है वो जो निकलता है वो आपके पेट्रोलियम को जब हम निकालते हैं उसी के साथ में ये बाहर आता है। ओके मैं जब जो जिस सरफेस पर हम जब इसको सरफेस से बाहर निकालते हैं तो जब पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसी के साथ साथ हमारा नेचुरल गैस भी बाहर आता है। तो ये कह सकते हैं कि दोनों का जो बाय प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। और या ये इन दोनों के जब हम इन दोनों को जब अलग करते हैं तो इनके से जो बायो प्रोडक्ट निकलता है वो आप अलग अलग एरिया में यूज करते हैं। इनका यूज जो बेसिकली इंडस्ट्रीज में और आपको डोमेस्टिक पर्पज से भी यूज किया जाता है नेचुरल गैस का। इसके अलावा एडवांटेजेस और हाँ ये आपका इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपका नेचुरल गैस का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं यूके, नॉर्वे, रशिया एंड नीदरलैंड से सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। उसके अलावा इंडिया में अगर देखें तो जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ ऑफशोर इन मुंबई। ओके ये सारी चीजें जो कि आपकी नेचुरल गैस है जो कि आपके इन एरिया में इजिली अवेलेबल है या कह सकते हो इधर लॉट्स ऑफ रिजर्व अवेलेबल है यहाँ पर। ओके नाउ अब अगर देखें हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो फिर एडवांटेजेस और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के हम साथ साथ में देख रहे हैं, क्योंकि ये कह सकते हो कि इसका जो प्रोसेस है निकालने का, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो है, माइनिंग का प्रोसेस जो है वो सेम है। और इनका जो एडवांटेजेस है वो भी ऑलमोस्ट आप सेम देखने को मिलेगा। बस एक डिफरेंस, मेन डिफरेंस जो है वो है नेचुरल गैस इज चीपर देन ऑयल। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि नेचुरल गैस जो है वो ऑयल से थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। इसके अलावा ऑलमोस्ट सेम एडवांटेजेस है। फर्स्ट इज लेस पॉल्यूशन इन कंपैरिजन टू
कोल अगर देखें तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में पॉल्यूशन जो है कम होता है, बट इन कंपैरिजन अगेन पेट्रोलियम नेचुरल गैस से सबसे कम पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइन। अब इसको क्या है, आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कोल को हमने बताया कि आपको कोल जो है वो पूरे बल्क में ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। बट अगर हम इसकी पेट्रोलियम की बात करें तो इजिली पाइपलाइंस के थ्रू आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को प्रोवाइड करा सकते हैं दूसरे एरिया में। इसके अलावा दियर प्रोडक्ट्स आल्सो प्रोवाइड वैरायटी ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स दैट आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। फॉर एग्जांपल जब इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में, तो फिर हमारे क्या है, बहुत सारी चीजें निकलती है, जैसे कि लाइक आपका फ्यूल ऑयल हो गया, तो फ्यूल ऑयल आपका शिप्स के लिए यूज हो जाता है। इसके अलावा फैक्ट्रीज में भी आप कह सकते हो फ्यूल ऑयल यूज हो जाते हैं हमारे। एंड इस डीजल भी निकलता है, तो डीजल हमारे डिफरेंट व्हीकल्स में, जैसे कि लाइक आपका ट्रैक्टर्स हो गए, जो बड़ी बड़ी आपकी व्हीकल होते हैं उसके लिए यूज हो जाता है डीजल वगैरह आपके। इसमें केरोसिन निकलता है, जो केरोसिन आपका जेट फ्यूल्स के लिए यूज हो जाता है। इसके अलावा ये कैसे, तो केरोसिन जो है हमारे पहले एक कन्वेंशनल मेथड भी था जिसमें कि हम स्टोव वगैरह के लिए यूज करते थे केरोसिन बहुत ज्यादा। इसके अलावा पेट्रोल आपका कार के लिए यूज हो जाता है, आपके जो छोटे मोटे व्हीकल्स हैं उनके लिए यूज होता है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज निकलता है बिटुमेन। बिटुमेन जो है आपका बेसिकली रोड्स के बिल्ड के लिए निकलता है। रोड्स जो हम बिल्ड करते हैं या फिर हम रूफिंग जब करते हैं तो उसमें उसको मजबूती, मतलब ये कहते हैं बहुत ही ज्यादा ठोस मटेरियल होता है, जिसके क्या होता है बहुत ज्यादा मतलब एक टफ सरफेस प्रोवाइड कराता है, तो जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं, दैट इज योर बिटुमेन। तो ये सारी चीजें जो है ये दैट इज योर बाय प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को जब हम अपने यूज के लिए बनाते हैं तो उस बीच में ये सारी चीजें निकलती हैं। सो अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज जो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का, फर्स्ट इज पॉल्यूटेंट रिलीज ड्यूरिंग द ड्रिलिंग ऑफ नेचुरल गैस एंड मिनरल कॉजेस एसिड रेन। तो एसिड रेन इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो रेन होता है वो एसिडिक हो जाता है, इसमें कुछ ऐसी गैसेस निकलती हैं इसके एक्सट्रैक्शन के समय, तो क्या करती हैं, एसिडिक रेन प्रोवाइड कराती हैं। इसलिए एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू साइट्स फॉर ड्रिलिंग ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस इज वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टास्क। ओके, अब क्या होता है कि आप जहां से भी इसको निकालना है तो क्या होता है इसका एक्सप्लोरेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। पहला नंबर तो ये कि वो कहाँ पर अवेलेबल है इस तरह की गैसेस या फिर ऑयल, इसे सर्च करना भी बहुत टफ चीज है। उसके बाद उसके अलावा उसको एक्सट्रैक्ट करना अगेन बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये कह सकते हो कि अगर आप जो हमारी छोटी मोटी कंट्रीज हैं या छोटे मोटे स्टेट हैं उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि कुछ उन प्लेसेस से सर्च करना और साथ में उनको निकालना बाहर। तो इसके लिए क्या करते, कई बार होता है कि आपको उसको डेवलप कंट्रीज तक मदद लेनी पड़ती है उसके एक्सप्लोरेशन के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज। जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो मेन आपको जो एरिया दिखेगा वो क्या होगा कि जब ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इसमें क्या होता है कई बार कि जो आपका ओशियंस है या फिर आपके जो रिवर के पास एरिया जो मैंने बताया जैसे ऑफशोर एरिया है, ऑफशोर एरिया में ही आपको सबसे ज्यादा दिखेगा कि आपकी फिशिंग जो है सबसे ज्यादा डेवलप होती है। ओके, तो कई बार क्या होता है कि ये जब ऑयल स्पिलेज हो जाता है तो क्या होता है इसमें ऑयल पैचेस इस तरह से जब पड़ जाते हैं तो क्या होता है ऑक्सीजन इसके नीचे नहीं जा पाती है, जो रिवर्स है या फिर जो आपका ओशियन है उसके नीचे ऑक्सीजन आर पर नहीं जा पाती, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एरिया सर्वाइवल के लिए मुश्किल हो जाता है फिशिंग के लिए, मतलब जो फिश है वो अलाइव नहीं रह पाती, वो मर जाती हैं। तो दैट इज योर क्या नाम है इसका जो डिसएडवांटेज था ऑयल स्पिलेज और गैस लीकेज का, ये है। अब आते हैं लास्ट एंड फोर्थ, योर हाइडल पावर रिसोर्स। तो हाइडल पावर रिसोर्स बेसिकली आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड बाय द फॉलिंग वाटर। ओके, दैट इज द मेथड जिसमें कि आपको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जाता है थ्रू फॉलिंग वाटर। अब ये कैसे किया जाता है, आप ये सिंपल एक पिक्चर से समझ सकते हैं। दिस इज योर पिक्चर। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं आप एक सिंपल क्या किया जाता है, जो ये वाटर ऐसा हो सकता है जैसे कि आपका किसी रिवर का वाटर हो सकता है जिससे आपने एक एरिया में कलेक्ट कर लिया। इसके अलावा ये आपका रेन वाटर भी हो सकता है। ओके, तो रेन वाटर को क्या किया जाता है, एक एरिया में कलेक्ट किया जाता है जिसको कि हम रिजर्वायर बोलते हैं, रिजर्वायर बनाया जाता है उसके लिए। फिर रिजर्वायर से बहुत धीरे से, मतलब एक ऐसे ऊंचाई पर रिजर्वायर बनाया जाता है जिससे क्या होता है धीरे धीरे वहां से क्या पानी बहुत ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, दैट इज नोन एज योर डैम। ओके, डैम से नीचे गिरते हुए एक नीचे एक टरबाइन बनाया जाता है, जिसमें टरबाइन में क्या होता है दो आपकी जो एक
फैन टाइप का लगा रहता है, उसके फैन के थ्रू क्या होता है, ये इसमें एक पावर प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। देयर इज जनरेटर ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपकी। फिर अगेन ये पावर हाउस एंड इसके बाद ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके ये पावर लाइन्स में हमारे पास प्रोवाइड कराता है। ये कह सकते हो कि जो आपका फर्स्ट हाइडल पावर है वो आपका नॉर्वे में डेवलप हुआ था। सबसे पहला जो फर्स्ट हाइडल पावर है वो आपका नॉर्वे में डेवलप हुआ था, लेकिन टरबाइन का यूज करते हुए ये 1882 में अमेरिका में इसका यूज किया। सबसे पहले जो टरबाइन का यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी डेवलप किया गया दैट इज इन 1882। अगर हम इससे पहले देखें तो सबसे पहले ये नॉर्वे में हाइडल पावर का यूज किया गया था। अगर हम इंडिया में इसका कंजम्पशन देखें तो ये कह सकते हो कि 1/4 जो पावर है डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है, डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फुलफिल की जाती है आपकी हाइडल पावर के थ्रू। उसके अलावा डिस्चार्ज वाटर फर्दर जो यूज किया जाता है, इसका जो वाटर जैसे अब यहाँ से जो पानी निकल गया उसका कोई यूज नहीं है या ओवरफ्लो हो रहा है, जो पानी एक्स्ट्रा जो बच रहा है, इस पानी का जो यूज है वो किस में यूज हो जाता है, आपका इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। ओके तो इस तरह से हाइडल पावर जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम देखें इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो सिंपली देख सकते हैं। तो इको फ्रेंडली, जैसे मैंने पहले बताया, हाइडल पावर जो है आपका इको फ्रेंडली है एंड चीप है। ओके इसके अलावा डिस्चार्ज वाटर फ्रॉम हाइडल पावर प्रमोट्स फिशिंग एंड इरिगेशन, जिसका एक्स्ट्रा जो वाटर निकलता है आफ्टर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बाद, जो उसका कंजम्पशन के बाद जो पानी बचता है उसको फिशिंग और इरिगेशन में यूज किया जा सकता है। इसका डिसएडवांटेज इसका सबसे ज्यादा है कि इसको बनाने के लिए नीड सम मच स्पेस। ओके इसको बनाने के लिए क्या सबसे ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इतना सारा जो ये पूरा प्लांट डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ जाती है। इसके अलावा रिजर्वायर जो बनाना है, रिजर्वायर के लिए भी एक अच्छा खासा स्पेस चाहिए होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लोकली वहां पर लोग रह रहे होते हैं उनको वहां से हटाना पड़ता है या कैसे तो उनकी जगह उनसे ले ली जाती है, ठीक है। उसके अलावा नीड ह्यूज सम ऑफ मनी। अब इसको जो पूरा बिल्ड करने के लिए वैसे तो ये कह सकते हो क्योंकि इसके थ्रू बहुत लंबे एरिया में वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा जा सकती है, लेकिन उससे पहले जब इसको डेवलप करते हैं तो डेवलप करने के टाइम पर इसमें जो खर्चा आता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये कह सकते हो कि ये जो नॉर्मल जो छोटी कंट्रीज हैं या फिर ये कह सकते हो कि जो कंट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप नहीं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है हाइड्रो पावर प्लांट्स का बिल्ड करना। तो दैट इज योर डिसएडवांटेजेस। इसके अलावा एक डिसएडवांटेज और भी आपने देखा जाएगा अभी, मतलब बीच में जनरली ऐसा माना जाता है कि आपका जो साउथ इंडिया है वो आपका अर्थक्वेक फ्री जोन माना जाता है, लेकिन क्या हुआ था, कोयना रिजर्वायर बनाने की वजह से, इस तरह से ऐसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए कोयना रिजर्वायर बनाया गया। तो उस कोयना रिजर्वायर की वजह से माना जाता है कि कुछ साल पहले आपके जो एमपी के आसपास जो है आपका एक अर्थक्वेक आया था। दैट इज द रीजन बिहाइंड द रिजर्वायर जो हमारे बनाए गए थे, कोयना रिजर्वायर, ये सारा जो मेन प्रॉब्लम आई थी। सो दैट इज ऑल अबाउट योर कन्वेंशनल रिसोर्स, conventional power resource. So we will come back with our next video about non-conventional power resource. And if you have any doubt, you can ask in comment box. And if you are liking my video, then please like and share.